Hello and welcome back. Today's topic is legislature and judiciary of British political system. So let's start. Okay. We know that हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से अडॉप्ट करते टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें बिल्कुल सेम अडॉप्ट नहीं किया था, कुछ चेंजेस कर लिए थे। ठीक है, अब चेंजेस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि नेचुरल टेंडेंसी हम उसको कंपेयर करेंगे, हम सोचेंगे कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट की तरह ही हमारी पार्लियामेंट भी काम करती है, जो इंडियन पार्लियामेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बहुत फंडामेंटल चेंजेस है। सबसे पहला चेंज तो हम बहुत बार देख चुके हैं, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से वहां पे पार्लियामेंट सॉवरिन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो पार्लियामेंट की सारी पावर्स हैं, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है वहां पे। जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकती है बट लेजिस्लेचर को नहीं। लेकिन इंडिया में अगर हम वही बात करते हैं तो इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारा। अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक करेगी कि दोनों कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस आ गया है सबसे पहले। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट, हाँ हमने ये पढ़ लिया है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है सोवरेन पावर ब्रिटेन में। दूसरा हमारे पास है कि पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन का, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहले आता है लोअर हाउस, देन अपर हाउस एंड देन क्राउन। यस, क्राउन भी इसका ही पार्ट है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके अंदर दो हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड है, 650 मेंबर्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड है, मिनिमम ये चेंज भी होती रहती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें उनके, वो लोग वो करते रहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ 650 है एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कोई स्ट्रेंथ फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सबसे पहले हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेकंड चैम्बर है। सेकंड चैम्बर बोलते हैं और उसको अपर हाउस भी बोलते हैं। ये हमारे राज्यसभा की तरह है, जो कि सेकंड चैम्बर है हमारा भी, हमारे पार्लियामेंट का। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं। यहाँ पे 4 टाइप के मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। एक होता है हेरिडिटरी मेंबर्स। हेरिडिटरी मेंबर्स कैसे हैं कि वो हेरिडिटरी होते हैं, उनके जो टाइटल्स होते हैं, ठीक है, लॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है लाइफ पीयर्स। अब लाइफ पीयर्स क्या होते हैं? लाइफ पीयर्स को क्राउन अपॉइंट करता है, ठीक है, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इनका जो टाइटल है ना लाइफ पीयर्स का, वो हेरिडिटरी नहीं है। आफ्टर डेथ वो टाइटल सीज हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपने सन को या डॉटर को वो टाइटल वो आगे दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिशॉप्स। बिशॉप्स क्या होते हैं? चर्च यानी कि उनके रिलीजियस, उसके सबसे सीनियर मेंबर्स होते हैं। फिर आता है लो लॉर्ड्स, जो कि वहाँ के लीगल वर्क्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे पास अनेबल टू प्रिवेंट बिल्स पासिंग इनटू लॉ। इसका क्या मतलब है? इससे हमें ये पता चलता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ना कोई ऐसी पावर नहीं है खास कि वो किसी बिल को लॉ बनने से पहले, लॉ बनने ना दे, उसको रोक ले। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो सिर्फ एक डिले चैम्बर है। डिलेइंग चैम्बर का क्या मतलब है कि वो मनी बिल को और ऑर्डिनरी बिल को डिले कर सकता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक, बट उनको रोक नहीं सकते कि वो लॉ बन जाए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि उसी का रूल जो है आगे चलेगा बेसिकली। ठीक है, उसी की विशेष आगे पूरी होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो 1 साल तक सिर्फ रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। मनी बिल को वो सिर्फ 1 महीने तक डिले कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इसीलिए वीकेस्ट अपर हाउस इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एक्सक्लूसिव पावर्स ही नहीं है, ये सिर्फ डिलेइंग चैम्बर है जो कि सिर्फ मनी बिल को 1 महीने के लिए और ऑर्डिनरी बिल को 1 साल के लिए रोक के रख सकता है। बाकी इसके पास ऐसी कोई खास पावर्स नहीं है। अब वो आपको भी पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी इलेक्शन नहीं होता है ना, सब कुछ हेरिडिटरी है, बिशॉप से ले रहे हैं, वो लॉ लॉर्ड्स को खुद देख रहे हैं, लाइफ पीयर्स को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है उसको चूज करने के लिए, उनको अपॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी इलेक्टेड नहीं है। अगर इलेक्टेड नहीं है तो जब पब्लिक ने कुछ किसी को इलेक्ट ही नहीं किया है अपने उस पर, तो यहाँ पे फिर उनको कोई ज्यादा पावर्स देने का हिसाब नहीं बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम देख लेते हैं सीनेट ऑफ यूएसए। अब यूएसए का क्या है? यूएसए का जो अपर हाउस है वो है सेनेट। ठीक है, अब सेनेट की बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस है। ठीक है, अब इसको स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस क्यों कहते हैं? इसका एक रीजन है कि यूएसए में फेडरेशन है, वो भी कैसी, जहाँ पे यूनिट्स जो होती है ना, यानी कि जो स्टेट्स है, हर स्टेट को अगर हम यूनिट मान लेते हैं तो यूनिट्स ने ना सेंटर को बनाया है। ठीक है, तो सेंटर को उन्होंने उतनी ही पावर डेलीगेट की है जितनी इंपॉर्टेंट थी नेशनल
उसके लिए नेशन को ग्रो करने के लिए जितनी भी पावर्स इंपॉर्टेंट थी उतनी उन्होंने दी है। बाकी पावर्स उन्हें रेजिडुअरी पावर्स किसके पास रख ली? अपने पास रख ली। यानी कि हर स्टेट ने अपनी पावर्स अपने पास रखी हुई है, उनको हम यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक तो ये रीजन है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस है क्योंकि वहां पे स्टेट्स के मेंबर्स हैं। दूसरा कि इसकी जो पावर्स है ना वो इक्वल पावर्स हैं। अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं तो उसके साथ इक्वल पावर्स है ऑर्डिनरी बिल में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, मनी बिल में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमने देखा ब्रिटेन में क्या है ना कि ब्रिटेन में सिर्फ वो डिलेइंग चैम्बर है, 1 साल के लिए और 1 महीने के लिए वो बस बिल को डिले कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि अगर वो मेजोरिटी से पास ना करे तो बिल जो है वो कभी लॉ ही ना बने। पर ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। सेनेट में क्या है कि सेनेट में ऐसा हो सकता है, अगर वो बिल को पास ना करें तो वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इक्वल पावर्स है, इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो मनी बिल है ना वो एक कस्टम बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है कि वो जो इंट्रोड्यूस होगा वो लोअर हाउस में ही होगा। तो इट्स वेरी नॉर्मल। इससे हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये भी नहीं कह सकते कि इक्वल पावर्स नहीं है उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंपैरिजन करते हैं इसको हम राज्यसभा के साथ। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ना वीक हाउस है, हमें पता है, बट इसको कंपेयर करते हैं अगर राज्यसभा से तो ये वीक है। अगर कंपैरिजन देखें, वो वीकेस्ट अपर हाउस है वर्ल्ड में, तो वो तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये राज्यसभा के कंपैरिजन में भी वीक है। कैसे? राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की जहां बात होती है, अमेंडमेंट बिल की जहां बात होती है, राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स हैं। लेकिन राज्य, और हमने ये देखा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास इक्वल पावर्स नहीं है, सिर्फ डिलेइंग चैम्बर है। बट राज्यसभा में जब बात आती है मनी बिल की तो उसमें इक्वल पावर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनी बिल को सिर्फ मैक्सिमम 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, और डिले करने के बाद जब वो 14 डेज हो जाते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मनी बिल पास हो जाता है, हम ये मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी डिलेइंग पावर्स यहाँ पे मनी बिल के केस में है, बाकी केस में इसकी इक्वल पावर्स है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स में है कि मोस्ट अथॉरिटेटिव हाउस है ये कैसे पता चला? हमने देख लिया है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है। अब जब पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है तो पार्लियामेंट में 2 हाउस है, हमने देख लिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स देख लिया, अब हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो ये तो हमने देख लिया वीकेस्ट है, तो ये बचा ना जिसके सारे रूल्स जिसके प्रिवेल करेंगे, तो ये है जिसकी सबसे अथॉरिटेटिव स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, ये चेयर किया जाता है किससे? स्पीकर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक कन्वेंशन है 1963 से चलती आ रही है ब्रिटेन में कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स से होगा। अगर हम अपने में देखें तो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकता है एंड लोकसभा से भी हो सकता है, बट प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से आएगा, और ये कन्वेंशन 1963 से चलती आ रही है। ठीक है, ये इलेक्टेड बॉडी है, इसीलिए इसके पास सबसे ज्यादा पावर्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर 650 मेंबर्स हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं। अब तक हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में जो स्पीकर है वो कैसे काम करता है सब कुछ, और इसको हम कंपेयर करेंगे यूएसए से भी और इंडिया से भी। ठीक है, अब स्पीकर की जो पोजीशन है वो ग्रेट प्रेस्टीज एंड डिग्निटी वाली है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम डिग्निफाइड पोजीशन मानते हैं इसको। ठीक है, अब आता है पॉलिटिकली इम्पार्शियल। इसका क्या मतलब है? ब्रिटेन में एक कन्वेंशन है कि स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। इसका मतलब ये है कि जब स्पीकर इलेक्ट होता है, स्पीकर किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आया है, राइट? वो इलेक्शन में जीता होगा, एमपी बना होगा, वहां के पार्लियामेंट का मेंबर बना होगा, फिर उसको हमने स्पीकर बनाया वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा अनइलेक्टेड जाती है आफ्टर दैट, जब वो स्पीकर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो रिजाइन नहीं करना चाहता तब तक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कोई इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा वहां का एमपी रहेगा। इसीलिए वो हम इसलिए कह देते हैं हम कि ऑल वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, कि उसको चेंज ही नहीं होता जब तक वो रिजाइन ना करना चाहे। ठीक है, और हमने कहा कि पॉलिटिकली इम्पार्शियल है, तो ब्रिटेन में एक बहुत अच्छी चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटर्न नहीं है, लेकिन वहां पे जो कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशन होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस हिसाब से कि लोगों को लिबर्टी मिलती है, फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं, इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सही रहता है लोगों के लिए वहां पे। तो यहाँ पे क्या है ना, जो स्पीकर है वो पॉलिटिकली इम्पार्शियल है। अब इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए वो फॉर्मल रेजिग्नेशन देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिससे वो इलेक्ट होके आया है। ठीक है, दूसरा इसके पास कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट का क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा वोट होती है, जब भी 2 जगहों पे टाई हो जाता है ना, तो जो स्पीकर है वो किसी को भी एक वोट दे देगा अपनी, तो फिर वो ऑफकोर्स उसको मेजोरिटी मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं यूएसए के साथ, फिर हम इंडिया का भी देखेंगे। इंडिया का थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
यूएसए में क्या होता है कि जो हमारा स्पीकर है वो पार्टी मैन होता है। पार्टी मैन का क्या मतलब है कि वो ना नेचुरली वो अपनी मतलब उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो न्यूट्रल रहे। हम ये चाहते ही नहीं है कि वो किसी मतलब न्यूट्रली काम करे, पॉलिटिकली इम्पार्शियल हो, हम वहाँ पे उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर कैन वोट इन द बिगनिंग, बट यूएसए में क्या है ना कि स्पीकर जो है वो बिगनिंग में वोट कर देता है, यानी कि उसके पास क्या है, कास्टिंग वोट नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का। इंडिया में क्या होता है। इंडिया में जो पोजीशन है ना स्पीकर की, वो बिटवीन ब्रिटिश एंड यूएस फॉल कर रही है। कैसे? ब्रिटिश की तरह तो वो जाती है थियोरेटिकली, बट काम जो रियलिटी में करती है वो यूएस की तरह करती है। कैसे? रेजिग्नेशन कोई नेसेसरी नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया का स्पीकर है वो इम्पार्शियल नहीं होता है, वो पार्शियल होता है। बात तो ये होती है कि पॉलिटिकली इम्पार्शियल हो, यानी कि यूके पे चलना, यूके वाली जो थियरी है उस पर चलना चाहिए, बट वो वैसा ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा है कि मिडवे बिटवीन ब्रिटिश एंड यूएस। अब यहाँ पे क्या होता है, रेजिग्नेशन वो नहीं देता है, वो कुछ मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो रेजिग्नेशन दे दे अपनी फॉर्मल पार्टी से। जब ये नेसेसरी ही नहीं है, अगर वो किसी फॉर्मल पार्टी का मेंबर है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये शो हो ही रहा है कि वो उनके टुवर्ड्स बायस्ड होगा ही, राइट। दूसरा, यहाँ पे कोई कन्वेंशन भी नहीं है कि बी इलेक्टेड अनकंटेस्टेड, मतलब कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट हुआ है एक बार और फिर वो स्पीकर बना है, अगली बार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई वहाँ पे कन्वेंशन नहीं, जैसा कि यूके में था। तो उसको तो पार्शियल होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर उसके बाद वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको दोबारा भी लड़ना होगा इलेक्शन, तो उसको चाहिए ना पार्टी का सपोर्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये चीज मानते ही नहीं है कि वो बायस नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने लेजिस्लेचर के बारे में कर लिया है। अब लेजिस्लेचर के बारे में आपने देख लिया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में। ठीक है। कॉमन्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए सारी पावर्स उनके पास है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, जो हेरिडिटरी है, नॉमिनेटेड है, इस हिसाब से चलता है। अब हम देख लेते हैं जुडिशरी के बारे में। इसकी जुडिशरी में ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी लगती है ब्रिटेन में, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। पार्लियामेंट सुवीन है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जुडिशरी को ज्यादा पावर्स नहीं मिली है। ठीक है ना। जुडिशरी के पास ज्यादा पावर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेजिस्लेचर को तो चेक ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनको चेक कर सकता है। लेजिस्लेचर को तो चेक ही नहीं कर सकता। लेजिस्लेचर कोई भी लॉज बनाए, कुछ भी करे, तो उनको कोई वो चेक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, जुडिशरी की पावर्स थोड़ी सी कम पड़ जाती है। और एक और चीज है, हमारी इंडिया में जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, बट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं है। जैसे कि इंडिया में है ना कि कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज हैं या कुछ ऐसी एस्पिरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि हम कह सकते हैं सेक्युलरिज्म, तो ये अब चेंज नहीं होगा। पार्लियामेंट कोई भी लॉज बना ले, अगर वो सेक्युलरिज्म पे अटैक होगा, उसका उसके अगेंस्ट होगा, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा जुडिशरी। बट यहाँ पे ऐसा कोई बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो जुडिशरी की पावर्स तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके काम क्या है, कि ये जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है उनको इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे एम्बिग्विटी हो गई, या कुछ कोई डेफिनेशन है, कोई वर्ड है, उसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, तो उसको वहां पे इंटरप्रेट कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है वो है रिव्यूइंग द एक्शंस ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है, वही जुडिशियल रिव्यू लगता है, लेकिन किस पे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे, ना कि लेजिस्लेचर पे। तो ये मिनिस्टर्स के एक्शन को रिव्यू करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर देता है, ये सब चीजें। अब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया था 2005 में। उससे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रिटेन एंड जुडिशरी की अपॉइंटमेंट कमीशन आई। ठीक है। अब ये ऐसा कैसे, ये उससे पहले का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, हमें पता है उससे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ही हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट के उसमें माना जाता था। ठीक है। तो हमने ये देख लिया है। अब जेसी यानी कि जुडिशियल क्या कहते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। प्लस एक चेयरमैन होता है। ठीक। सो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।